हेलो स्टूडेंट, SMTV में स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर, जो होगा हमारा ज्योग्राफी फिल्म्स का 28 मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ से 28वां लेक्चर GP 28। ओके, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि मैं आपको बताऊंगा रिलीफ फीचर फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं। ठीक, तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो न्यू कमर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अदर वीडियो भी देख लीजिए। आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियोज़ को और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे पास हमारी रीच पहुँचे। और ये कॉपी पेन वाली जो लेक्चर्स हैं ये हैं आपके नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो वो बच्चे जिनको सिस्टमेटिक क्लासेस नहीं मिल पाती हैं कहीं पे भी, ओके, और जो ऑफलाइन क्लासेस में 1000-1500 रुपये पेमेंट करके UPSC, UPPCS, SSC की क्लासेस तो 200-250-500 रुपये में भी मिल जाती हैं। ठीक है, GS की। बट अगर वो भी आप अफोर्डेबल नहीं है आपको, तो आप यहाँ पे सिस्टमेटिक जो क्लासेस चल रही हैं तो थ्योरी के साथ साथ यहाँ पे फैक्ट्स भी सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। थ्योरी के बाद फैक्ट्स के वीडियोज आते हैं, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो ठीक से और करते जाइए। लास्ट में जब आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं तब इसके बाद देखिएगा कि नोट्स में क्या कमी है क्या नहीं है। ठीक, आप देखेंगे कि नोट्स में कोई कमी नहीं रह जाएगी। यहाँ पे जितने भी MCQs भी कराए जा रहे हैं आप उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। एक सिंगल क्वेश्चन आपके नोट्स प्लस क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि रिलीफ फीचर पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कितने तरीके के होते हैं और इनको कैसे डिसाइड किया जाता है। आज देखिए बड़ी गर्मी हो रही थी, इसके बाद से आज थोड़ा बहुत पानी बरसा है और बरस रहा है। रात का वही 3 बजा होगा, 3 सवा 3 जो भी है, तो इतने समय पानी बरस रहा है और मैंने सोचा कि चलो माहौल अच्छा हो रहा है तो एक लेक्चर ही बना देते हैं। नींद नहीं आ रही थी तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं 3 तरीके के रिलीफ फीचर्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। ठीक, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर। एक्चुअल में जब इंग्लिश लिखी जाती है तो रोमन अल्फ़ाबेट गिनती का यूज किया जाता है, तो आप लोग इस तरह मत लिखिएगा जैसे मैंने 3 लिख दिया है इधर पे, तो ये वाले बनाइएगा आप लोग थर्ड ऑर्डर, या फिर पूरा इंग्लिश में ही लिखिएगा थर्ड। ओके, THIRDSECOND सेकेंड। ओके, ऑल तो गर्मी फिर भी हो रही है, फ़ैन बंद करना पड़ रहा है क्योंकि लाइट नहीं है और इन्वर्टर में फ़ैन शोर करता है। तो चलिए आप लोगों को एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस पता है, ओके, कौन कौन से होते हैं। इसके बाद अगर इंडोजेनेटिक फोर्सेस जो हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो हैं अगर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बराबर हो जाएं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बराबर हो जाएं, ठीक, तो एक प्लेन हमको मिलेगा। और इनिशियल में जो अर्थ थी वो एक प्लेन ही थी जिसको हम लोग बोलते हैं पेने प्लेन, जिसको हम बोलते थे पेने प्लेन। ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो होता है वो हमको मिल जाता है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ठीक, और उसको हम लिखते हैं पेने प्लेन। ओके, ये एक तरीके का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ना कि प्रैक्टिकल, क्योंकि टोटल प्लेन जैसे कागज प्लेन रखा है इस तरीके की वो भी आप नहीं मिल सकती है, कोई ना कोई रिलीफ फीचर वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ठीक है, ये आ गया आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये एक तरीके का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। सेकेंड ऑर्डर रिलीफ क्या होता है कि अगर इनका एलिवेशन जनरल एलिवेशन, ये जैसे मान लो पेज है और इस पर एक पहाड़ी खड़ी हो जाए, ठीक है, या कोई प्लेट्यू आ जाए, मतलब एक सी लेवल से कुछ ऊंचाई पे कोई रिलीफ फीचर बन जाए, मींस जनरल एलिवेशन जो है वो 0 से ज़्यादा हो जाए। जनरल एलिवेशन मींस ऊंचाई 0 से ज़्यादा हो जाए। ठीक, मींस इसका क्या हो गया कि ये जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से ज़्यादा हो जाएं। एंडोजेनेटिक फोर्सेस एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से ज़्यादा हो जाएं। ठीक,
तो इस तरीके जो हम लोगों को आकृतियाँ प्राप्त होंगी वो होंगी माउंटेन्स, प्लेट्यूज एक्सेट्रा। ठीक, इसके बाद थर्ड ऑर्डर रिलीफ में जनरल एलिवेशन जो आपका है ऊंचाई जो है वो 0 से कम हो जाए, मतलब गड्ढा हो जाए, इस पे क्या हो जाए, गड्ढा, ज़मीन गर्त हो जाए। एक तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से कम हो जाए। ओके, यहाँ से बनती हैं लेक्स, तालाब, कोई गर्त, वैली वगैरह। ठीक, तो ये आपके वैली वैसे इरोजन से नहीं बनती है। एक्चुअली जो थर्ड ऑर्डर रिलीफ होते हैं वो इरोजन वगैरह से बनते हैं, मींस एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से। ठीक, और रिफ्ट वैली वगैरह आप देखेंगे तो फाल्टिंग की वजह से बनती है। तो क्या उसमें कोई एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का रोल होता है क्या? नहीं होता है। तो एक तरीके से आप देखोगे तो रिफ्ट वैली जो होगा वो थर्ड ऑर्डर पे ना आएगा। ठीक, अब लेक्स क्या होती हैं, लेक्स कैसे बनती हैं कि मान लीजिए जो विंड है वो कुछ ऐसे चले कि किसी, मान लीजिए एक ये ज़मीन है, ठीक, ये लैंड है, अब कुछ इसका पोर्शन हार्ड है, ठीक है, कुछ पोर्शन इसका हार्ड है, क्रिस्टलाइज है, ठीक, और कुछ पोर्शन इसका पोरस है। अब मान लो विंड बहुत तेज़ी से चलती है, यहाँ पे कोई हर्डल्स नहीं है विंड में, तो विंड क्या करेगी, इरोजन इसका कम करेगी और इसका ज़्यादा इरोजन करेगी। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ, और आप जानते हो कि जब जैसे पानी ही होता है तो इसके बीच में अगर कोई एकदम से गर्त आने लगता है तो इरोजन और तेज़ हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भंवर धाराएँ बनने लगती हैं ऐसे। ठीक, तो ये क्या होता है, एक गर्त का निर्माण करने लगती हैं। तो ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो होते हैं वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके के जो रिलीफ फीचर्स बनते हैं वो थर्ड ऑर्डर कहलाते हैं। अब हम लोगों को चलना है अपने प्लेट्यूज हैं, प्लेट्यूज फार्मेशन में। ठीक, तो जो पठार हैं हम लोग उनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? प्लेट्यू फार्मेशन, यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है नया, प्लेट्यू फॉर्मेशंस। ठीक, प्लेट्यू एक तरीके का क्या होता है, अपलिफ्टेड पार्ट होता है ना, जिसका टॉप क्या होता है, फ्लैट होता है, मीन्स अपलिफ्टेड फ्लैट टॉप्ड। अब इनकी हाइट 800 मीटर से ज़्यादा हो जाए। ठीक, 800 मीटर, और मैंने बताया भी है पीछे हिल्स वगैरह पढ़ाते हुए कहाँ तक होनी चाहिए, तो वो ये मैटर कंसर्न का नहीं है, वो आप लोग वहाँ पे जा करके देख लेना। ठीक, अब जो इंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से बनते हैं, ठीक है, उनको हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिलीफ कहेंगे, और जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से बनेंगे उनको हम लोग थर्ड ऑर्डर रिलीफ कहेंगे, मींस थर्ड ऑर्डर प्लेट्यू कहेंगे। सेकेंड ऑर्डर प्लेट्यू एंड थर्ड ऑर्डर प्लेट्यू। अब कैसे कहोगे कि थर्ड ऑर्डर कैसे बनेंगे या सेकेंड ऑर्डर कैसे बनेंगे, तो हम लोग समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि प्लेट्यू को हम लोग बेसिकली यहाँ 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। कौन कौन सा? इंटर मोन्टेन प्लेट्यू, ठीक, इसके बाद पीडमोंट प्लेट्यू, पठार, एंड इसके बाद लावा प्लेट्यू। ये बेसिक 3 हमारे पास प्लेट्यूज पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए इंटरमोंटेन प्लेट्यू जो होता है ये भी अपलिफ्टमेंट की वजह से बनता है, पीडमोंट भी होता है वो भी अपलिफ्टमेंट की वजह से बनता है, और लावा भी होता है। तो आप लोग जानते हो ये भी इंडोजेनेटिक फोर्सेस का रिजल्ट ही होता है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो इंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से बनते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 के 3 जो फीचर्स हैं, 3 के तीनों फीचर्स ये सेकेंड ऑर्डर रिलीफ होंगे। कौन से? सेकेंड ऑर्डर। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं कि थोड़ा समझते हैं थर्ड ऑर्डर रिलीफ कैसे बनेगा, और बाद में हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, ताकि उत्सुकता बहुत होती है स्टूडेंट के अंदर, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब मैंने आप लोगों को बताया था इंसेलबर्ग क्या होते हैं। इंसेलबर्ग होते हैं कि जैसे मान लो कोई माउंटेन है और उसका इरोजन होता रहे और ऊपर की लगभग 1/3 ऊंचाई क्या हो जाए, चली जाए, 2/3 के लगभग बचे। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होता है वो इंसेलबर्ग कहलाता है। 1/3 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैं हाइट वगैरह
लिखा दूंगा और बाकायदा डायग्राम भी बना दूंगा कि कैसे किस पोर्शन को कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक, तो जो आधे से 2/3 मतलब वही 2/3 तक अगर आपकी हाइट रहती है तो ये इंसेलबर्ग हो सकते हैं। ठीक, मतलब इंसेलबर्ग कहे जाते हैं, हो सकते क्या हैं, कहे जाते हैं। ठीक है, और सील्ड्स की हाइट और कम होती है, मीन्स 20% से लेकर के 50% हाइट अगर बचे किसी माउंटेन की डिग्रेडेशन के फलस्वरूप, ठीक, या किसी हिल की, ठीक, तो उससे क्या होता है कि वो सील्ड्स का फॉर्मेशन करती हैं। और ये दोनों इंसेलबर्ग और सील्ड जो होते हैं वो प्लेट्यू के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो गया कि इसकी वजह से बने हुए एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की इरोजन की वजह से, चाहे वाटर के द्वारा हुआ हो, चाहे ग्लेशियर्स यानी स्नो की वजह से हुआ हो, चाहे वाटर विंड की वजह से हुआ हो, तो ये किसकी वजह से हुआ है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से। इसलिए इस तरीके की जो भी माउंटेन वो प्लेट्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, आपके थर्ड ऑर्डर रिलीफ होते हैं। अब देखिए यहाँ कंटिन्यूअस बोलना पड़ता है, थोड़ा सोचने का भी मौका नहीं मिलता ऑनलाइन क्लासेस में। अब ये वीडियो बनाने में या तो फिर मैं एडिट करने बैठूँ थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लो गैप हो जाता है बोलने में, तो उन गैप्स को हटाऊँ तो फिर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे भी एडिट करने में बड़ा समय लग जाता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि कंटिन्यूअस बोलता रहूँ। ठीक, यार पसीना निकलने लगा, बड़ी गर्मी हो रही है, तो इस वजह से तैयार भी करना पड़ता है टॉपिक को पहले कि हाँ कहीं रुकावट ना हो, फिर नहीं तो रुकावट होती है तो फिर सोचना पड़ता है कि अच्छा ऐसे बता दिया जाए। तो पहले एक बार पढ़ा जाता है, 2 बार पढ़ा जाता है, जब अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है तभी यहाँ पे हम लोग आप लोगों को पढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधी रात भर सोए और चले आए उठ के। प्रोफेसर्स भी होते हैं, तो जब वो कंपटीशन की कोचिंग पढ़ाने जाते हैं तो वो भी देखिए पढ़ के ही जाते हैं। कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता है जो बिना पढ़े चला आता है। ठीक, अच्छा टीचर जो होगा और जिनको भाई किसी स्टूडेंट के भविष्य की चिंता ही नहीं है, तो वो तो अपना मुंह उठाएंगे, सुबह चीपड़ पहुँचेंगे, मुँह धुले, कौवा स्नान किया और चले आए, पढ़ा दिए जो भी छपाना है आप लोगों को। ठीक, तो देखिए हम लोग थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब इंटरमाउंटेन प्लेट्यू, तिब्बत हमारा क्या है, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू है। अब इंटरमाउंटेन प्लेट्यूज को फॉर्मेशन के हिसाब से और जियोग्राफिकल प्रेजेंस के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अपना डेक्कन का प्लेट्यू है, ठीक है, डेक्कन का प्लेट्यू है, तो आप लोग देखोगे कि अगल बगल ईस्टर्न वेस्टर्न हिल ऐसे उठी हुई हैं ऊपर, और बीच में क्या है, अपलैंड है, हाईलैंड है, तो वो क्या हो जाएगा, डेक्कन का पठार हो गया। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये 2 हिल्स के बीच में बना हुआ है, तो ये भी तो क्या होना चाहिए, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ इंटरमाउंटेन प्लेट्यू होते क्या है। 2 हिल्स के बीच में जो पठार बनता है उसको इंटरमाउंटेन प्लेट्यू कहते हैं। बट अगर देखा जाए तो जो हमारा डेक्कन ट्रैप है या वो लावा प्लेट्यू है एक तरीके से। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे जो तिब्बत है हमारा, तिब्बत, फॉर्मेशन ऑफ तिब्बत कैसे बना हुआ है। और यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, सीधे हम लोग यहीं पढ़ लेते हैं, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू, माउंटेन प्लेट्यू। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ तिब्बत, क्योंकि ये तिब्बत का पठार ना सबसे बड़ा पठार है, तो एक तरीके से, और ये एग्जाम्पल है इंटरमाउंटेन प्लेट्यू का। तो देखिए पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ कि इंटरमाउंटेन प्लेट्यू क्या होते हैं। अगर 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में, ठीक, कोई पठार का निर्माण होता है, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो ये क्या होता है, इसे हम लोग इंटरमाउंटेन प्लेट्यू कहते हैं। ओके, ये मान लीजिए हिमालय रेंज है और ये है तियान सैन, जो चाइना की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। ठीक है, चाइना की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। इसको स्पेलिंग देख लेना, सैन लिखा है वहाँ, सैन लिखा है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब ये बना हमारा तिब्बत। इस तरह जो भी स्ट्रक्चर बनता है या जो पठार प्लेट्यू 2 माउंटेन सीरीज के बीच में बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमाउंटेन, 2 पर्वतों के बीच में। ठीक, तो इनका फॉर्मेशन कैसे होगा, ये तो आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू क्या होता है। अब इनका आता है फॉर्मेशन की बात, तो फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन। ठीक है, देखो आंसर राइटिंग में ये चीज़ें काम आती हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक, आप मान लीजिए बहुत तेज़ी से पेन को स्विच नहीं कर पाते हैं एग्जाम में, क्योंकि यूपीएससी यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो आंसर्स लिखने होते हैं आप लोगों को
तो उसमें जो एक वर्ड लिमिट होती है उसको मेंटेन करना होता है, तो आपको स्पीड बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी होती है। तो उस स्पीड को मेंटेन रखने के लिए कई बार होता है कि हम लोग पेन्स को स्विच नहीं कर पाते हैं। तो जो मेन हेडिंग होती है उसको तो हम लोग डिफरेंट पेन से डाल देते हैं, ब्लैक और ब्लू, जो भी हम लोग स्केच पेन या ब्लैक पेन यूज करते हैं। इसके बाद जो सब हेडिंग्स होती हैं उसको आप ब्लू पेन से ही कैपिटल लेटर में डाल करके अंडरलाइन मार करके सीधे आप क्वेश्चन को या आंसर को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इतना अगर आप लोगों प्रोफिशिएंट नहीं हो पेन स्विच करने में तो फिर आपका पेपर छूटने की प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि हर एक सेकंड मैटर करता है। 7 to 8 सेकंड में आपको 150 से 200 वर्ड का आंसर कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, 7 मिनट में, 7 मिनट या 5 to 7 मिनट में, तो ये अपहिल टास्क हो जाता है। ठीक, तो देखिए अब इनका फॉर्मेशन में हम लोग क्या करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन में क्या होता था कि मान लीजिए एक प्लेट कैसे बना हुआ ऐसे, एक प्लेट P1 है और दूसरी प्लेट P2 है। ठीक, लॉरेशिया वगैरह आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, लॉरेशियन प्लेट वगैरह, तो यूरेशिया। ओके, ये है आपका गोंडवाना लाइन, मीन्स इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एंड ये है आपका अंगारा लाइन, मीन्स यूरोपियन प्लेट। ओके, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि सेडिमेंट्स दोनों से जा रहे हैं। सेडिमेंट्स क्या हो रहे हैं, दोनों से जा रहे हैं। ठीक, तो सेडिमेंट मान लीजिए ये विकिनिटी में क्या हो जाए, कलेक्ट हो जाए। ठीक, सेडिमेंट्स कहाँ हो जाए, यहाँ पे कलेक्ट हो जाए ऐसे दोनों तरफ। और ये जो बीच का पोर्शन है ये वाला, ये खाली पड़ा रहे। ठीक है, इस खाली पोर्शन को हम लोग मीडियन मास कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियन मास। इसी मीडियन मास के अपलिफ्टमेंट की वजह से, ये जो इंटरमोंटेन प्लेटी होता है इसका फॉर्मेशन होता है। अब ये प्लेट्स क्या हुई, एक दूसरे की ओर मूव करना शुरू की। ठीक, अब ये मूव करना शुरू करेंगे तो ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये उठेंगे ऊपर की ओर, ये भी उठेंगे ऊपर की ओर। अब यहाँ तो सेडिमेंट नहीं है तो क्या होगा, ये पोर्शन ऊपर की ओर उठेगा, पहले तो नहीं उठेगा। जब ये अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुके होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रेशर पड़ना शुरू होगा। किसमें, मीडियन मास पे। मीडियन मास पे प्रेशर पड़ना शुरू होगा तो ये भी क्या होंगे, धीरे धीरे अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। बट ये इतना ज़्यादा अपलिफ्ट नहीं होंगे जितना ज़्यादा ये सेडिमेंट्स अपलिफ्ट हुए हैं, क्योंकि इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू इसके। और ऊपर से ये क्या होते हैं, ये सेडिमेंट्स होते हैं, ये रिलेटिवली क्या होते हैं, सॉफ्टर होते हैं इन कंपेयर टू मीडियन मासेस। तो इसका अपलिफ्टमेंट इनके कंपेयर में कम होता है, बट जो रिलेटिव लैंड होती है उससे ज़्यादा होता है। ठीक, नियरली 800 प्लस ओके मीटर्स। तो ये क्या करते हैं, अपलिफ्टेड पार्ट बनाते हैं और उसी को हम लोग इंटरमोंटेन प्लेटी बोल देते हैं, क्योंकि ये टेबल की तरीके का स्ट्रक्चर बना देता है। कि मान लीजिए इधर एक आदमी बैठा हो, एक इधर आदमी बैठा हो, बीच में टेबल, तो पुरुषों की हाइट जो होगी वो बहुत ऊँची होगी, टेबल की हाइट नीचे, बट रिलेटिवली ज़मीन से ऊपर। ठीक, तो ये क्या हो जाते हैं आपके। और ये कंडीशन ये होती है कि ये जियोसिंक्लाइन जो होता है ये थोड़ा वाइडर होना चाहिए। जियोसिंक्लाइन जो है, अब जियोसिंक्लाइन वाइडर क्यों होना चाहिए आप लोगों को ये भी हम बता देते हैं। जियोसिंक्लाइन वाइडर होगा तो भाई जो ये सेडिमेंट होते हैं तो उनको बीच में पहुंचने में दिक्कत होगी, सीधी सी बात है। और वो क्या होगा, मैक्सिमम कितनी दूर तक जा पाएंगे, तो बीच का पोर्शन खाली रह जाता है, तो वहाँ मीडियन मास का जनरेशन होता है या मीडियन मास बचा रह जाता है। अगर मान लीजिए जियोसिंक्लाइन बहुत नैरोअर हो तो ये मीडियन मास से जो दोनों तरफ से सेडिमेंट्स कलेक्ट हो रहे हैं तो ये मीडियन मास को बीच में छोड़ेंगे क्या, सब जगह कलेक्ट हो जाएगा ये आपका जो सेडिमेंट्स हैं। तो हर जगह क्या माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो क्या इंटरमाउंटेन प्लेट्यू बन पाएगा, यहाँ पे कतई नहीं बन पाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है कि जो जब इनका कॉम्प्रेसिव फोर्स लगते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका बन के आ जाता है। कैसा कि ये जो आपके सेडिमेंट्स होते हैं ये अपलिफ्ट हो जाते हैं। ठीक, और ये बीच वाला पोर्शन होता है ये हल्का अपलिफ्ट होता है इस तरीके से। ठीक है, ये कौन सा पोर्शन होता है, सेडिमेंट वाला, जो आपका बनाता है माउंटेन रेंजेज। ओके, और ये बनाता है आपका मीडियन मास।
आई थिंक मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये मीडियम मास क्या होता है, ये थोड़ा हल्का सा ऊपर उठ जाता है रिलेटिव टू अपने लैंड के, ठीक, या समुद्र तल से ऊपर उठ जाते हैं नियरली 800+ मीटर, ठीक। तो इस तरीके से हमारा इंटर माउंटेन प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है। अब जो हमारा दूसरा ये आपका फर्स्ट हो गया। दूसरा है इंटर माउंटेन वो पीडमोंट प्लेट्यू। पीडमोंट पीडमोंट प्लेट्यू में कंडीशन क्या होती है कि एक तरफ माउंटेन हो, यहाँ अपलैंड हो मीन्स पठार हो, और दूसरी तरफ क्या हो, आपके मैदान, ठीक। तो ये क्या हो जाए, ये आपके माउंटेन्स हैं, ये हाईलैंड मीन्स प्लेट्यूज हैं, और ये क्या है, प्लेन्स हैं। ओके, तो इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर बनता है तो इस तरीके से बने हुए प्लेट्यूज को हम लोग स्ट्रक्चरली पीडमोंट प्लेट्यू कहते हैं। अब फॉर्मेशन देखिए इनका। अब फॉर्मेशन में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि दो प्लेट्स हैं, ठीक है, या एक प्लेट है एक तरफ समुद्र है, क्या है, समुद्र है। एक प्लेट है एक तरफ समुद्र है, या दो प्लेटें हैं, फॉर्मेशन बना के बताता हूँ आप लोगों को, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए दो प्लेटें हैं, ठीक है, P1 P2। मैंने कहा कि एक तरफ रिवर का ओरिजिन हुआ, एक तरफ रिवर का ओरिजिन नहीं हुआ, ठीक। मान लीजिए इधर रिवर्स बन गई, इधर रिवर्स क्या हो गई, बन गई, ये अपने साथ ये रिवर्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और आपका रिवर्स का फॉर्मेशन होगा तो ये अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेके आएंगी, तो इन सेडिमेंट्स को यहाँ कलेक्ट करना शुरू करेंगे, ठीक। बट ये सेडिमेंट्स क्या यहाँ तक पहुँच पाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक। अब मान लीजिए ये प्लेट इधर की ओर खिसकना शुरू हुई, या दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसकना शुरू हुई, तो एक बात बताइए, जिस साइड में सेडिमेंट्स कलेक्ट हैं तो ये सेडिमेंट उठ के क्या बनाएंगे, माउंटेन्स मीन्स सेकेंड ऑर्डर रिलीफ। ओके, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा कि ये जो सेडिमेंट्स वाला पोर्शन होगा ये आपका बना देगा माउंटेन्स, और ये जो मीडियन मास होगा ये आपका बना देगा अपलैंड। और मैंने कहा कि इधर साइड कोई भी सेडिमेंट नहीं थे, ठीक है, इस साइड कोई भी सेडिमेंट नहीं थे, तो ये प्लेन का प्लेन ही बना रहेगा। तो ये हो गया आपका सेडिमेंट वाला पार्ट, ये हो गया आपका मीडियन मास वाला पार्ट, और ये हो गया आपका प्लेन या P2 प्लेट। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो पीडमोंट प्लेट्यू होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे दो तरीके मैंने कहा कि या तो लैंड हो या तो वाटर हो, तो यहाँ पे दो तरीके की चट्टानें पाई जा सकती हैं, सियाल या सीमा, ठीक। तो इधर क्या हो सकता है, प्लेन के सब प्लेन की जगह वाटर बॉडी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि प्लेन हो, वाटर बॉडी भी हो सकती है, ठीक। तो ये हो गया आपका इंटर माउंटेन प्लेट्यू, फॉर्मेशन ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यू। अब भाई बात आ गई लावा प्लेट्यू की, थर्ड आपका लावा प्लेट्यू। इसको बताने की शायद ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। लावा प्लेट्यू ड्यू टू वोल्कानिज्म होना चाहिए वैसे यहाँ पे, वोल्कानिज्म मैंने वोल्केनिक और वोल्कानिज्म में दोनों में अंतर बताया था, ठीक है। वोल्कानिज्म लावा स्प्रेड्स ओवर
अ डिस्टेंस, लावा कुछ दूरी तक क्या हो जाता है, फैल जाता है। अब भाई किसी परत के ऊपर दूसरी परत आएगी तो वो क्या हो जाएगी, रिलेटिवली ऊपर उठ जाएगी। तो हमारा जो ईस्टर्न वेस्टर्न घाट है या डेक्कन ट्रैप है वो इसी तरीके का प्लेट्यू है। ये किसकी वजह से बनता है, ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से। ठीक, ये above discussed all plateaus are of second order. Above all plateaus are of second order. Plateau is of second order. ओके, समझ गए बात। अब हम लोगों को डिस्कस करना है थर्ड ऑर्डर प्लेट्यू कौन से होते हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं थर्ड ऑर्डर प्लेट्यू फॉर्मेशन। थर्ड ऑर्डर प्लेट्यू फॉर्मेशन। ओके, ये दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से और किनकी वजह से, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से। कौन कौन से, इंसेलबर्ग तुरंत अरावली का नाम आना चाहिए आपके पास, एंड सील्ड्स। ठीक, अगर देखिए इंसेलबर्ग होते क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक माउंटेन है और उसकी हाइट कितनी है, h, हाइट कितनी है, h है, इनिशियल हाइट कितनी हो गई, h। ओके, इसका डिग्रेडेशन हो जाए 1/3, ऊपर से 1/3, और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बचे टेबल की तरीके से, फ्लैट टॉप्ड, मीन्स हाइट जो है इसकी बचे 2/3। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर जो होते हैं आपके कहलाते हैं 2/3 स्ट्रक्चर या इससे कम वाले आपके कहलाते हैं इंसेलबर्ग। मीन्स अगर हाइट बचे आधा यानी 50% से 66.66%, मीन्स 2/3, मतलब स्ट्रिक्टली नहीं, नियर अबाउट। ओके, तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इरोजन के बाद उन्हें बोला जाता है इंसेलबर्ग। ये एक तरीके के क्या होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं। ठीक, सील्ड्स क्या होते हैं, जो प्रेजेंट हाइट है वो क्या हो जाए, आधे से कम हो जाए, मीन्स जो हाइट है आपकी वो बचे 1/2 से कम। प्रेजेंट हाइट जो है, मतलब प्रेजेंट हाइट जो है वो टोटल हाइट का 20% बचे। ठीक है, अब ये आपके सील्ड्स हो गए। यानी अगर एक तरीके से कहा जाए, इसको मोटा मोटा आप लोग लिखो तो जो हाइट्स हैं वो लगभग 50% या इससे कम रह जाए तो ये क्या कहलाते हैं, सील्ड्स कहलाते हैं। ठीक, अब 50% से कहाँ तक जा सकता है, ये 20% तक जा सकते हैं। ठीक है, 20% मिनिमम। ओके, तो अब ज़रा ध्यान से सुनिए, ये हो गए आपके सील्ड्स। अब अच्छा एक बात बताइए कि अगर प्रेजेंट हाइट जो है वो इनिशियल हाइट का और 2/3 के बीच हो तो इनको क्या कहा जाएगा। मैं कहता हूँ कि अगर हाइट इनके बीच मान लीजिए इरोजन शुरू हो जाए, ठीक, तो इरोजन मान लीजिए यहाँ आके रुक जाए, यहाँ पे, तो इसको क्या कहेंगे, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्कार्पमेंट। याद करिए विंध्याज को। ठीक है, विंध्याज को। ये स्कार्पमेंट जो होते हैं वो प्लेट्यू के अंदर नहीं आते हैं, प्लेट्यू के अंदर केवल दो आते हैं, इंसेलबर्ग और सील्ड्स। ठीक, नेक्स्ट पेज। ओके, अब हम इसको समराइज करेंगे क्योंकि अभी हमको बताना है आप लोगों को मोनोनाइट्स क्या होते हैं। ठीक, चलिए अच्छा पहले सुन लीजिए मोनोनाइट क्या होते हैं, फिर एक जगह इनको समराइज कर देंगे। देखिए कैसे, अगर हाइट जो है, प्रेजेंट हाइट जो है वो इनिशियल हाइट का 20% बचे, मीन्स
1/5 हाइट। तो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर आपके कहलाते हैं मोनोनाइट्स, मोनोनाइट्स, ठीक। और इसके बाद आता है आपका फिर से पेनेप्लेन बन जाएगा, ठीक। तो आपके पास कितने स्ट्रक्चर हो गए, माउंटेन्स के बाद स्कार्पमेंट के बाद इंसेलबर्ग एंड सील्ड जो कि प्लेट्यू होते हैं, एंड इसके बाद मोनोनाइट के बाद पेनेप्लेन जो ही बनेगा। इसके बाद फिर से इंट्रोजेनेटिक फोर्सेस बढ़ेंगे और फिर से माउंटेन बनेंगे, फिर से वो पठार बनेंगे, पठार के बाद और मतलब स्कार्पमेंट के बाद इंसेलबर्ग, फिर सील्ड, फिर मतलब मोनोनाइट्स एंड फिर पेनेप्लेन। फिर ये साइकिल दोहराएगी, फिर माउंटेन बनेंगे, फिर स्कार्पमेंट, फिर इंसेलबर्ग, फिर सील्ड, मोनोनाइट एंड पेनेप्लेन। तो ये एक तरीके का साइकिल बन जाएगा। इसी को कहा जाता है जियोमॉर्फिक साइकिल। इसी को क्या कहा जाता है, जियोमॉर्फिक साइकिल। ओके, तो अगर हम लोग देखें कि स्कार्पमेंट जो होते हैं वो माउंटेन्स और प्लेट्यू के बीच का स्ट्रक्चर होता है। माउंटेन्स और प्लेट्यू के बीच का स्ट्रक्चर होता है। ये वाला पोर्शन क्या होगा आपका, ये आपका स्कार्पमेंट कहलाएगा। अब चलिए एक समराइज्ड डायग्राम खींचते हैं। देखिए, पहले हो गया आपका माउंटेन, ठीक है, आपका हो गया माउंटेन, ठीक। माउंटेन इरोड हुआ और हाइट इसकी बची 2/3 से h तक या 2/3h से h तक, ठीक। और स्ट्रक्चर बना कुछ इस तरीके, मीन्स 2/3 h से h तक, मतलब h से कम होना चाहिए, कुल मिला के इरोजन हुआ हो। तो ये कहलाता है आपका स्कार्पमेंट। इसका फर्दर इरोजन हो जाए और हाइट रह जाए इसकी हाफ से 2/3h तक, इसके बाद फर्दर इरोजन हो जाए और हाइट बचे इसकी 1/5h से 1/2h तक, ठीक। इसका फर्दर इरोजन हो जाए और हाइट बचे 1/5 और कम, ठीक है। इसके बाद और इरोजन हो जाए और ये एक प्लेन मिल जाए तस्तरी हमको, ठीक। ये तो ये दो स्ट्रक्चर जो होते हैं आपके आ जाते हैं किसमें, प्लेट्यूज में। क्यों, क्योंकि ये इंसेलबर्ग बनाता है, ये बनाता है आपका सील्ड, ये बनाता है आपका मोनोनाइट, ये बनाता है आपका पेनेप्लेन। या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, ठीक। इसके बाद फिर से माउंटेन बनेंगे जब इंडोजेनेटिक फोर्सेस बढ़ेंगे, फिर इरोजन होगा, स्कार्पमेंट बनेंगे, इंसेलबर्ग, फलाना फलाना दिमाग। ओके, ये आपका हो गया। देखिए जरा, स्कार्पमेंट जो होता है वो हिल और इंसेलबर्ग या प्लेट्यूज के बीच में क्या होता है, ट्रांजिशन फेज होता है। इसी तरह जो मोनोनाइट्स जो होते हैं वो सील्ड्स या प्लेट्यूज और पेनेप्लेन के बीच का ट्रांजिशन स्टेज होते हैं। तो ये डायग्राम से क्लियर कट पता चल रहा है। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, वेन डायग्राम में खींचते हैं। कैसे खींचेंगे, तो 3 गोले बनाइए आप लोग इंटरसेक्ट करते हुए एक दूसरे को। अब ये वाले पोर्शन देखिए आप, ये किनको दिखाएंगे, ट्रांजिशन फेज को। और ट्रांजिशन फेज या कौन कौन दिखा रहा है, मोनोनाइट एंड स्कार्पमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है ये स्कार्पमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोनोनाइट, ठीक। ये हो जाएगा आपका मोनोनाइट के बाद क्या आता है, पेनेप्लेन। मोनोनाइट और मोनोनाइट के पहले क्या आता था, सील्ड्स। ओके, सील्ड्स या इंसेलबर्ग या प्लेट्यू, ठीक। तो यहाँ आ गया प्लेट्यू, ये हो गया स्कार्पमेंट, ये हो गया आपका हिल्स या माउंटेन्स। ओके, तो आप लोगों को शायद ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब थोड़े इंसेलबर्ग के हम लोग क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंसेलबर्ग के एग्जाम्पल जो हैं वो हैं अरावली एंड अपलाचियंस, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं इंसेलबर्ग के। अरावली एंड अपलाचियन, अरावली और इरोजन थोड़ा हो जाए
आपको टेबल लैंड ही नज़र आएंगे। ठीक, इसके बाद सील्ड्स का एग्जाम्पल, कैनेडियन सील्ड, द ग्रेट कैनेडियन सील्ड। अरावली आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अरावली आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में भी एक सील्ड पाई जाती है, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, बुंदेलखंड प्लेट्यू। ठीक है, बुंदेलखंड का जो रीजन है, ठीक है, जो बुंदेलखंड है वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है। बुंदेलखंड इज द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक है, बुंदेलखंड इज द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म, इज द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म ऑफ वर्ल्ड, लैंड फॉर्म ऑफ वर्ल्ड, और ये एक तरीके की सील्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक, शील्ड का फॉर्मेशन करता है। द ग्रेट कैनेडियन शील्ड कहाँ पाई जाती है, आप लोग बताइएगा। द ग्रेट कैनेडियन शील्ड जहाँ पाई जाती है उसके जस्ट ऊपर एक खाड़ी पाई जाती है। ये रहा आपका होमवर्क, ये रहा आपका होमवर्क। तो ये आप लोग क्या करोगे, मुझे बताओगे। ठीक, कि कौन सी खाड़ी पाई जाती है और द ग्रेट कैनेडियन शील्ड कहाँ पाया जाता है। एक रफ डायग्राम खींचिएगा और फिर मुझे बताइएगा अपलोड करके कमेंट बॉक्स में, या आप लोग बताइएगा कि किस खाड़ी के आसपास पाई जाती है। मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो पता है ही है। ठीक, तो ये रहे आपके प्लेट्यूज। ओके, अब हम लोगों को पढ़ना होगा इंडियन प्लेट्यू एंड वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यू। तो पहले इंडियन प्लेट्यू हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर वर्ल्ड के कुछ प्लेट्यू और उनकी कंट्रीज, वर्ल्ड के प्लेट्यू एंड कंट्रीज, ताकि अगर कोई मैचिंग आती है एग्जाम में, प्रीलिम्स में, तो आप लोग आराम से उसको कर पाओगे। ओके, तो ये रहा आज का लेक्चर। आप लोगों को पसंद आया होगा ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा आप लोगों को। ऑल द ये बहुत इजी था, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट काम नहीं था कि मतलब ऐसा कोई हो कि कोई चीज़ समझने लायक ना हो। ठीक है, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है, जितने भी न्यू कमर्स हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसे लोगों तक शेयर करिए। देखिए, जिनको नीड है शेयर उन्हीं के पास करिए। ठीक है, उनके पास शेयर मत करिए जो बहुत रईस ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि उनको कॉपी पेन का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो केवल उन लोगों को शेयर करिए आप लोग जो नीडी हैं। बेवजह के लोगों को अगर इंटरेस्टेड हैं कि अगर उनके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है और उनके पास साल 1.5 साल का समय है या साल भर का समय है या 6 महीने का, बहुत ज़्यादा लेबर करेंगे, क्योंकि जितना मैं पढ़ाऊँगा उसको लिखने में, आपको नोट्स बनाने में समय लगेगा। आप बहुत ज़्यादा लेबोरियस हैं तब भी आपको 6-7 महीना लग जाएंगे टोटल नोट्स बनाने में। ठीक है, क्योंकि लेक्चर्स की संख्या अगर टोटल अगर सब्जेक्ट जो मेन 4 सब्जेक्ट हैं उनको कंप्लीट करेंगे, कम से कम 600 लेक्चर बन जाएंगे। 500 तो मान के चलो मिनिमम, 500, 450, 400 इतने तो लेक्चर आप मिनिमम मान के चलो कि इतने तो बन ही जाएंगे। 150-200 लेक्चर तो पता चलेगा कि ज्योग्राफी में ही बन गए। ठीक, 100-125 लेक्चर आपके बने जा रहे हैं केवल इकोनॉमी में। तो ये मान के चलिए कि कम से कम 500-600 लेक्चर, 700 लेक्चर आप मान के चलिए कि 4 जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री, ठीक है, इनमें बन जाएंगे। इसके बाद जो इन्वायरमेंट आएगा उसमें कम से कम 100-150, 125 लेक्चर उसमें भी बन जाएंगे। ठीक, अगर ढंग से पढ़ोगे तो, अगर केवल खाना पूर्ति करना है तो ऐसा ही चला जाएगा। तो ये 60 नोट्स इसी तरह प्रिपेयर करिएगा, आप लोगों के अच्छे खासे नोट्स तैयार हो जाएंगे और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इन नोट्स के बाहर जाएगा, अगर किस्मत अच्छी रही तो। 100 में आप लोग आराम से, या 150 में जो पीसीएस के यूपी पीसीएस क्वेश्चन आता है, आप लोग आराम से 120, 125, 130 क्वेश्चन करने में सक्षम हो जाओगे, अगर क्वेश्चन और प्लस थ्योरी दोनों को आप लोग समायोजित कर पाओगे तो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी रीच पहुँच सके और हमारी रीच पहुँच सके। धन्यवाद।